हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं जुडिशरी के अपने सेकंड पोर्शन को, जो पोर्शन कल के सेशन में लेफ्ट आउट था। तो आज के सेशन में हम जुडिशरी को कंप्लीटली फिनिश करने वाले हैं। तो फटाफट से, ऑल्दो थोड़ा सा आज क्लास में डिले हो गया है, ठीक है, तो आई को फटाफट जुड़ जाइए ताकि इस सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं, और ज़्यादा देर ना करते हुए। चलिए, so let's begin with the session today. And in today's session we're going to discuss about जुडिशरी सेकंड पोर्शन विच इज हाई कोर्ट। पर हाई कोर्ट को शुरू करने से पहले एक बार हम क्विकली कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड पॉइंट्स को, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करने के बाद हम वापस से बढ़ेंगे अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है हाई कोर्ट, ठीक है, यानी स्टेट जुडिशरी। ठीक, तो चलिए आते हैं अपनी स्लाइड्स की ओर। कल जैसा कि हमने डिस्कस किया था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, इट इज पार्ट ऑफ यूनियन जुडिशरी। जुडिशरी को अगर आप ओवरऑल समझते हैं तो जुडिशरी जो है वो दो पार्ट्स में काम करती है। फर्स्ट इज यूनियन एंड द सेकेंड वन इज स्टेट जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ हाई कोर्ट को स्टेट जुडिशरी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कल के लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से कवर किया था, और आज के इस बेहतरीन सेशन में हम हाई कोर्ट को पूरी तरीके से कवर करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे हम कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को और कुछ एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी यानी यूनियन जुडिशरी का प्रावधान यानी कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन है फ्रॉम आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147। ठीक है, कौन से पार्ट में? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147। ऑल राइट, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंसिस्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस। तो टोटल कंपोजिशन की आप अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल 34 जजेस फंक्शन करते हैं, जिसमें से 1 इज सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 33 जजेस। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था। चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये जो प्रोविजन है ये कंसल्टेंसी के बाद जो है ये प्रोविजन को ऐड किया गया है, और आफ्टर कंसल्टेंसी of president but discussing with the parliament, the president has this right to appoint the chief justice of India। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करें अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। तो अगर आप अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किस आधार यानी किस ग्राउंड पर अपॉइंट किया जाता है, तो द अपॉइंटमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही चीफ जस्टिस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अगर अदर जजेस की हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट हैं ये कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, और सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अदर जजेस के केस में प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, और अदर जजेस के साथ अगर उन्हें जरूरी लगता है तो। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम फर्दर जाते हैं अपनी अगली स्लाइड में, तो अगली स्लाइड में हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है तो कॉलेजियम को फॉलो किया जाता है। कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम इज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस और सिस्टम प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसे कॉलेजियम कहा जाता है। तो कॉलेजियम में हमने क्या डिस्कस किया था? इसमें
सीजीआई की प्राइमेसी ऑफ का डॉक्ट्रिन काम करता है। और ये कब फाइनलाइज हुआ था? सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस के तहत। कॉलेजियम में अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल है? जजेस की अपॉइंटमेंट के कॉलेजियम यानी जो कमेटी है उसमें कौन कौन शामिल है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो डिले और ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, बट अगर कॉलेजियम दोबारा से एम्फेसाइज करता है तो उसके बाद गवर्नमेंट को इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना होगा, यानी द गवर्नमेंट इज बाउंड बाय इट। ठीक है। जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस की थी। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जज होना चाहिए हाई कोर्ट का एटलीस्ट 5 ईयर के लिए, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का फॉर एटलीस्ट 10 ईयर के लिए। अगर वो जज नहीं है तो एडवोकेट होना चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर के लिए। ठीक है। और कोई डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होना चाहिए, या तो कोई डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में या प्रेसिडेंट की नजरों में। इसी के साथ साथ ओथ एंड एफर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो जज स्वेयर्स बिफोर द प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति के आगे शपथ लेते हैं। ठीक है। टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। ठीक है। सुरुचि सिंह कब स्टार्ट होना है? ओके, सॉरी फॉर डिले सुरुचि जी। देन Archie Agarwal, the class has been started already. Okay, sorry for the delay. Shekhar Kashyap ji, I am also waiting. Suruchi, it's okay. The wait is over now. The class has been started. So you people quickly join back. And if you are already there, so kindly, mark your presence. अभी सुबोध जी का डाउट है कि सेकंड जजेस केसेस क्या हैं, थर्ड जजेस केसेस क्या हैं। तो कॉलेजियम के रिगार्डिंग ये केसेस है सुबोध जी की प्रेस, जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के जो डिस्प्यूट चलते थे, उनको लेकर के जो कंफ्यूजन थी, उन डिस्प्यूट्स को लेकर के सेकंड एंड थर्ड जजेस की जो है केसेस को 1993 और 1998 में रेज किया गया था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये कॉलेजियम फाइनल किया गया था कि प्रेसिडेंट एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंटायर दे ऑल विल बी टेकिंग पार्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी से हमें आगे बढ़ना है बिकॉज बहुत बड़ा टॉपिक आगे अभी इंतजार कर रहा है। ये तो एक क्विक रिवीजन है। जो कोई भी कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं था वो एक बार कल वाले सेशन को भी इस सेशन के बाद जरूर सुन लीजिएगा, ताकि आपको एक बेटर ओवरव्यू और बेटर पिक्चर मिल जाएगी कि व्हाट इज एंटायर सुप्रीम कोर्ट और यूनियन जुडिशरी। ठीक है। Sir, I have put message in group to join all this class in group. Okay, thank you so much शेखर। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस जेस्चर, बहुत अच्छा आपने ये इनिशिएट किया। ठीक है। सो आप प्लीज क्लासेस को ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। दोज हु आर टेकिंग दिस रिकॉर्डेड सेशन, यू आल्सो प्लीज join these sessions on regular basis for better interaction and for better understanding of concepts। ठीक है। चलिए आ जाए फटाफट से। टेन्योर कितना है जजेस का? until and unless the judge attains the age of 65, जब तक जज 65 की एज को अटेन नहीं करते हैं तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। रिमूवल यानी इंपीचमेंट की प्रोसेस क्या है? जज को रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन पार्लियामेंट में उस मोशन को एड्रेस करने के बाद, यानी जज को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में एक प्रॉपर मोशन चलाना होगा, एक प्रस्ताव लाना होगा। उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही जो है जजेस को रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्रस्ताव यानी मोशन को लोकसभा में लाया जाता है तो 100 पीपल, यानी द 100 पीपल विल हैव टू वोट इन फेवर ऑफ दैट मोशन। लोकसभा में 100 जो है एमपीज उन्हें वोट करना होगा, एंड राज्यसभा में 50 एमपीज अगर वोट करते हैं उस मोशन के फेवर में तो उस जज को उसके पद से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है या इम्पीच कर दिया जाता है। सो द मोशन शुड बी साइंड बाय 100 पीपल इन लोकसभा एंड 50 पीपल इन राज्यसभा। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम स्पीकर और चेयरमैन की ये चॉइस होती है, ये मर्जी होती है कि इफ दे बोथ
or if the speaker wants to accept that motion, then only the motion will be introduced in Lok Sabha. If speaker is not accepting that motion, अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इंपीचमेंट के मोशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. तो मे एडमिट और रिफ्यूज द मोशन कौन? स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, अगर चाहे तो उसे रिफ्यूज भी कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर एडमिशन द 3 मेंबर कमिटी इज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट. ठीक है, उसके बाद 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि जज के ऊपर लगने वाले आरोपों की जांच करेगी. सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें तो इसे कंसोलिडेटेड फंड से ड्रॉ किया जाता है. मैंने जैसे कि आपको बताया था कंसोलिडेटेड फंड के बारे में. सो कंसोलिडेटेड फंड जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लार्जेस्ट फंड है, जहां गवर्नमेंट की ज्यादातर रिसीट्स और बल्कि ऑलमोस्ट सभी रिसीट्स को और एक्सपेंडिचर्स को कैरी किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, रखा जाता है. तो जितने भी ऐसे फंड्स हैं, जितने भी ऐसी इनकम के सोर्सेज हैं या एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, उन्हें कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है और यहीं से ही गवर्नमेंट अपनी सैलरीज जो अपने एम्प्लॉयज हैं या जुडिशरी है या अदर जितनी भी सैलरीज है वो यहीं से ही डिस्पैच करती है. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कॉन्टिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये 2 फंड और होते हैं. पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है. फॉर इमरजेंसी कॉजेस कॉन्टिंजेंसी फंड इज देयर, एंड जहां भी पब्लिक के पीएफ एंड अदर जो है उनको रखा जाता है डिमांड डिपॉजिट्स को, वो है आपके पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. चलिए अब फटाफट आ जाइए. हम एक और पॉइंट समझ लीजिए, जो जजेस की सैलरी है उसे कर्टेल या उसमें वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग हिज टेन्योर. वो अब जब तक अपने कार्यकाल में बने हुए हैं उनकी सैलरी में किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं किया जा सकता. ठीक है, लेकिन अगर डिडक्शन कभी किया भी जाएगा तो कौन सी सिचुएशन में? फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन में. आर्टिकल 360 के तहत जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तभी ओनली जजेस की सैलरी को चेंज किया जाता है. ठीक है, फटाफट से एक बार आगे बढ़ते हैं. अब सुप्रीम कोर्ट की सीट कहां पर है? दिल्ली में, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो वो दिल्ली से बाहर भी, न्यू दिल्ली से बाहर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंचेस को यानी सीट्स को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सीट्स को इंक्रीज कर सकते हैं. साथ ही एडहॉक जजेस का प्रोविजन आर्टिकल 127 में है. एडहॉक जजेस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कभी भी क्वोरम जो होता है, क्वोरम मतलब जो 33 जजेस का जो क्वोरम होता है, अगर इस क्वोरम में कभी भी जजेस का स्पेस खाली है, जजेस अगर कम है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर ओनली 30 जजेस, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में इस क्वोरम को फुलफिल करने के लिए हाई कोर्ट के जजेस को कुछ टेम्पररी बेसिस पर कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजिंग पैनल का हिस्सा बना दिया जाता है. इसी को ही क्वोरम कहते हैं. क्या कहते हैं? क्वोरम कहते हैं. और दूसरी तरफ रिटायर्ड जजेस के लिए भी प्रोविजन है आर्टिकल 128 में. कई बार क्वोरम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें एक्सपीरियंस जजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो आर्टिकल 128 के तहत हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को वापस सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं. ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़े. पावर्स के बारे में हमने पढ़ा था. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये सभी चीजें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट है, एक बार आप देख लीजिएगा. देन रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 के तहत मैंने आपको समझाया है. रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर है. सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट इशू करती है, आर्टिकल 32. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है आर्टिकल 132 के अंदर है. इसमें जो है आप अपील कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फिर सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही सर्वोच्च मानी जाती है. ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, ये सारे फंक्शन सुप्रीम कोर्ट के हैं. एक बार आप देख लीजिएगा क्विकली. देन पावर ऑफ रिव्यू क्या है सुप्रीम कोर्ट की? अपनी ही जजमेंट को या कोई भी बनाए, सर पार्लियामेंट के बनाए हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली के बनाए गए किसी भी कानून को रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है. एंसिलरी पावर क्या है? ठीक है, तो एंसिलरी पावर में पार्लियामेंट के पास शक्ति दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को और ज्यादा पावर्स कॉन्फर करे, यानी और ज्यादा पावर्स प्रोवाइड करे. ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट, ये भी आप एक बार फटाफट से देख लेंगे. अब आ जाते हैं अपने आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. ठीक है,
जो फंक्शंस अभी हमने देखे वो सब सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस माने गए, यानी वो हैं, माने गए क्या हैं। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन हो या रिट जुरिस्डिक्शन हो या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो, एडवाइजरी रोल हो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो, कुछ भी हो, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन माने जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्टेट जुडिशरी की, किसकी? स्टेट जुडिशरी की। तो स्टेट जुडिशरी में हमारे पास क्या है बच्चे? हाई कोर्ट। अच्छा, इससे पहले अगर आपके पास किसी के पास कोई भी डाउट है तो एक बार आप फटाफट पूछ लेंगे, फिर हम हाई कोर्ट डिस्कस करेंगे। फटाफट पूछ लीजिए, अगर किसी के पास कोई भी डाउट है तो एक बार क्विकली पूछ लीजिए, देन हम हाई कोर्ट को शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग। मैसेज रिस्ट्रिक्टेड। गुड इवनिंग सर, पूजा जी। ओके, वेरी गुड इवनिंग पूजा जी। ठीक है, कोई भी किसी को कोई डाउट? सुप्रीम कोर्ट को हमने कल थरली बहुत अच्छे से कवर किया है। जितने भी बच्चे आज आए हैं उन्होंने अगर कल वाला सेशन सुना होगा तो बहुत थरली हमने इसको, बहुत ही डीपली हमने सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को कवर किया था। ठीक है, आज हम हाई कोर्ट को शुरू करने वाले हैं। हाई कोर्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब क्या है हाई कोर्ट, समझिए बड़े ध्यान से। हाई कोर्ट क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट जुडिशरी। हाई कोर्ट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट जुडिशरी। देखो, फेडरलिज्म क्या कहता है कि द पावर्स आर डिसेंट्रलाइज्ड, शक्तियों का विकेंद्रीयकरण का कॉन्सेप्ट। ठीक है, शक्त, वेरी गुड। शेखर जी का कहना है ऑल क्लियर सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, एक बार देखते हैं शक्तियों के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को हम सभी ने सेवेंथ शेड्यूल में फेडरलिज्म के तहत समझा था। फेडरलिज्म में हमने क्या डिस्कस किया था? द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस, यानी हमारे जो राज्य व्यवस्था है, जो राजतंत्र है, उस राजतंत्र के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें जो पावर्स हैं, दीज पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो उसी को ही हम फेडरलिज्म कहते हैं। इसी तरीके से जुडिशरी की जो पावर है उसको भी डिसेंट्रलाइज किया गया है ताकि सभी पावर ओनली किसी एक और या किसी एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के पास ना हो, बल्कि वो पावर फर्दर इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम आगे समझते हैं तो क्या कहता है कंपोजिशन की तरफ हम देखें। पहले तो हाई कोर्ट के बारे में समझ लेते हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल के बारे में समझते हैं। हाई कोर्ट को पार्ट 6 एंड चैप्टर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। पार्ट 6 एंड चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे रखा गया है। फ्रॉम आर्टिकल 204 टू 214 टू 231। ठीक है, तो हाई कोर्ट को बेटा किस में रखा गया है? आर्टिकल 214 यानी 214 से लेकर आर्टिकल 231 231 के बीच में हाई कोर्ट को रखा गया है। इन दी स्टेट्स यानी राज्यों के अंदर, पार्ट 6 चैप्टर 5 में। ठीक है, फिर क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट जो है एपेक्स होता है इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन दी स्टेट्स। ये वर्ड पे आप ध्यान देंगे, हाई कोर्ट एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी में, लेकिन केवल राज्य के अंदर। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो का हाई कोर्ट होता है वो उस पूरी स्टेट का हाईएस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। ठीक है, बट दे आर सब्जेक्ट टू द ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फर्दर क्या कहते हैं कंपोजिशन की अगर बात करें, जो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई अ फिक्स स्ट्रेंथ फॉर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस की फिक्स स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, संविधान के द्वारा कोई क्लियर कट निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। हाउ मच जजेस शुड बी देयर इन द हाई कोर्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कॉलेजियम और दिस क्वोरम, इससे रिलेटेड ऐसा कोई भी क्लियर प्रावधान सुप्रीम कोर्ट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ठीक है, अगर आप बात क्या करते हैं तो फिर किस तरीके से कंपोजिशन डिसाइड की जाती है हाई कोर्ट के जजेस की?
तो कंपोजिशन डिसाइड की जाती है डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, वक्त के अनुसार, जरूरत के अनुसार राष्ट्रपति ये तय करते हैं कि किस वक्त कितने समय में कितने जजेस की जरूरत हाई कोर्ट में पड़ने वाली है। अकॉर्डिंग टू दैट द क्वारम इज चेंज बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात करें जजेस की, तो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने बात की थी। और अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट मिलकर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर ऑफ द स्टेट से, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो इनके कॉलेजियम में कौन कौन है? सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, देन सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड देन गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल। ये तीनों मिलकर के डिस्कस करके क्या करते हैं बच्चे? अल्टीमेटली हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम की अगर बात करें, हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट, द कॉलेजियम कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। ठीक है, अगर हम यहां पर अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, कौन कौन होता है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए? सबसे पहले बताइए, फटाफट बताइए। जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम क्या फॉलो करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या होगा बच्चे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। साथ ही साथ और कौन होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ जज। साथ ही साथ और क्या होने वाला है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज। और ये सभी के सभी मिलकर के क्या डिसाइड करते हैं? द जजेस फॉर हाई कोर्ट। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने के लिए? वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो इंडिया में कम से कम 10 साल के लिए, और या तो एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर। ठीक है, 2 से ज्यादा अदालतों में अगर वो 10 साल तक उन्होंने वकालत की हो, एडवोकेसी की हो या एडवोकेट रहे हो, तो वो हमारे हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। टेन्योर की अगर हम बात करें तो टेन्योर कितना होता है? जजेस का जो ऑफिस है वो 62 इयर्स की एज तक होल्ड करते हैं। यहां पे देखो एक कंपैरिजन है, सुप्रीम कोर्ट में टेन्योर कितना है? 65। हाई कोर्ट में टेन्योर कितना है? 62। इम्पीचमेंट यानी रिमूवल की बात करें तो प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज इज द सेम एज द फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, इम्पीचमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अगर कोई भी जज के ऊपर ये सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने मिसबिहेव या वो अपने पद पर रहने के लिए इनकेपेबल हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उनको उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 222 के तहत ट्रांसफर ऑफ जज भी किया जा सकता है, यानी जजेस को ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो चीफ जस्टिस से डिस्कस करने के बाद, प्रेसिडेंट अगर चाहे आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर, देखिए ध्यान दीजिएगा, कैन ट्रांसफर जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट। वो अगर यानी जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डिस्कस करने के बाद हाई कोर्ट के जजेस को एक हाई कोर्ट से अन्य हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट की अगर बात करें, स्वतंत्रता की, देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जिस तरीके से केंद्र का कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसी तरीके से हर राज्य का भी कंसोलिडेटेड फंड होता है। तो जो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी है वो कहां से जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, एंड दे कैन नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है, और एक बार अगर कोई जो न्यायाधीश है वो अपने पद पर विराजमान हो जाता है तो आप उसके बेनिफिट्स को कर्टेल नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस द कंसल्टेशन इज मैंडेटरी। सुरुचि सिंह जी का जो है क्वेश्चन है कि कंसल्टेशन मैंडेटरी है। जी हाँ जी, कंसल्टेशन जो है वो मैंडेटरी इसलिए है बिकॉज जो प्रेसिडेंट है उनका कोई भी लीगल बैकग्राउंड या कह सकते हैं जुडिशियल बैकग्राउंड नहीं होता है।
सो दैट इज वाई द प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट, एंड दिस इज वाई द सुप्रीम कोर्ट को हमने क्या कहा है, द सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस हैज एडवाइजरी रोल ऑल्सो। ठीक है, वो एडवाइस करते हैं लीगल मैटर्स में प्रेसिडेंट को भी और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को भी, लेजिस्लेटिव बॉडीज को भी। तो ठीक है, इसीलिए कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ प्रेसिडेंट मे बी डू नॉट हैव much knowledge or the qualification or information about judicial process, right? That is why the Supreme Court justice or judges become advisors for them। ठीक है, और उनकी कंसल्टेशन जो होती है दैट इज बाइंडिंग इन नेचर। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। इट इज गुड टू सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज इंक्रीज्ड टुडे। ठीक है, कल की डिस्कशन के बाद आज नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा सा बढ़ा है। आई होप फर्दर क्लासेस में ये नंबर और ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लाइव भी इसे सुने और बाद में अपनी हेल्प के लिए और रिवीजन के लिए आप रिकॉर्डेड सेशंस को भी यूज़ करें। ठीक है, चलिए अब हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की तरफ बढ़े। तो रुचि जी ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच बच्चे। जुरिस्डिक्शन की बात करें, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, देखिए हाई कोर्ट की भी सुप्रीम कोर्ट की तरह जुरिस्डिक्शंस होती है। ठीक है, अपेलेट जुरिस्डिक्शन हो या सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हो या फिर रुट जुरिस्डिक्शन हो। ठीक है, यस, देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज है पूजा जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्वालिफिकेशन सिमिलर है? नहीं, सिमिलर नहीं है। तरीका बेशक सिमिलर हो सकता है लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या करना होगा, या तो आप हाई कोर्ट के जज रहे हो, ठीक है, 5 साल के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए, हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर और हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, और कोई भी जूरिस्ट या तो आप हो अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हाई कोर्ट के केस में क्या है, आप हाई कोर्ट में ही देख लीजिए ना, हाई कोर्ट में क्या क्वालिफिकेशन दे रखी है कि अगर आप 10 साल तक कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है, या आप हाई कोर्ट के अंदर 10 साल से वकील हैं, दोनों में से कोई भी स्थिति अगर होगी तो आप हाई कोर्ट के वकील माने जाएंगे। तो इसमें क्या है, ओनली हाई कोर्ट रिलेटेड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है, डिपेंडेंसी ओवर हाई कोर्ट भी है। तो आई होप पूजा जी योर डाउट इज क्लियर। क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट, द प्रोसेस इज सेम। कोई डाउट? चलिए फिर आगे बढ़े। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करें तो मैट्रिमोनी का केस हो, एडमिरलिटी का केस हो या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, इन सभी में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का। साथ ही साथ अगर बात करें डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, अगर एमपीज के इलेक्शंस के रिलेटेड कोई इशू होता है, एमपी इलेक्शन या एमएलए इलेक्शन, तो इस इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट होता है बच्चे, उस डिस्प्यूट को हम लोग यहां पर उस डिस्प्यूट को जो है हाई कोर्ट सॉल्व करता है। एक डाउट है जी, पूछिए अपना डाउट फटाफट से। ठीक है, तो क्या कहता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट है इलेक्शंस में, किसके इलेक्शन में, एमपीज के और एमएलएस के इलेक्शंस में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट को सौंपी गई है। ठीक है, गौरव जी आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं तुरंत ही उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 226, मैंने आपसे शुरुआत से कई क्लासेस में डिस्कस किया है कि जो हमारा हाई कोर्ट है उसकी रिट जुरिस्डिक्शन 226 के अंदर दी गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है, इंपोज करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को इंपोज करने के लिए आर्टिकल 226 का यूज करेगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को इंपोज करने के लिए क्या करेगा, आर्टिकल
226 का यूज करेगा। ठीक है, ऑल राइट, डाउट आ चुका है। अर्लियर दिल्ली हाई कोर्ट वॉज enjoying jurisdiction ओवर पंजाब। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर नो, देर इज नो पर्टिकुलर आर्टिकल अबाउट दिस कि जो एक पर्टिकुलर स्टेट जो है दिल्ली हाई कोर्ट इज रूलिंग ओवर द पंजाब हाई कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कोई ऐसा देर इज नो आर्टिकल, बट हाँ ये प्रोविजन जरूर है कि एक हाई कोर्ट कॉमनली दो स्टेट्स के लिए काम कर सकता है, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर पंजाब एंड हरियाणा बोथ। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, वन हाई कोर्ट कैन फंक्शन मोर देन फॉर मोर देन वन एंड मोर देन वन स्टेट। ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन किसके तहत है हाई कोर्ट के पास, 226 के तहत। और हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, ब्रॉड है, वाइडर है। हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन क्या है, वाइडर देन एससी है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन दिया गया है उसके मुकाबले हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन ज्यादा है। ठीक है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें, द हाई कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील। हाई कोर्ट क्या है मेरे बच्चों, कोर्ट ऑफ अपील है। आप वहां पर अपील कर सकते हैं। इट हियर्स अपील अगेन द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। ये क्या करता है, आप अपील कर सकते हैं और ये जजमेंट पास करता है इस केसेस में, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, दोनों ही केसेस में हाई कोर्ट सुनवाई करके जजमेंट पास करता है। फिर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है इसका 227 के तहत। हाई कोर्ट जो है ये सुपरिटेंडेंस करता है किसमें, सभी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स को। अगर किसी राज्य के अंदर कोई ट्रिब्यूनल है तो उन ट्रिब्यूनल्स को लीगल एडवाइजरी जो दी जाती है या लीगल तौर पर जो एडवाइजर का रोल प्ले करता है वो हाई कोर्ट की तरफ से किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 215 में कहता है इट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो, लाइक द सुप्रीम कोर्ट एवरी हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाई कोर्ट राज्य के अंदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है। ठीक है, और अगर कोई भी इसके दिए गए जजमेंट का अपमान करता है या उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का डिबेट डिस्कशन पार्लियामेंट या मीडिया में किया जाता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और कंटेम्प्ट ऑन कोर्ट की स्थिति में क्या होगा, जो है चार्जेस अकॉर्डिंगली फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, चलिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में देखें थोड़ा सा। फटाफट से सभी जुड़ जाइए। हाई कोर्ट के बारे में हमने ढंग से डिस्कस कर लिया है, अब आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की तरफ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसे कहते हैं, ऐसा गौरव रावत जी का कहना नहीं, किसका है ये, शेखर कश्यप जी का डाउट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझाइए। कंटेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायपालिका की अवहेलना, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब लगाया जाता है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, जब भी हमारी जुडिशरी की तरफ से कोई भी केस अंडर प्रोसेस होता है, ठीक है, जब उसकी हियरिंग चल रही होती है, अंटिल द द कल्प्रिट इज प्रूवन गिल्टी, तब तक उसको केवल एक क्या माना जाता है, संदिग्ध। ठीक है, लेकिन इस दौर में इसी दौरान अगर कोई इसको कल्प्रिट मानकर किसी भी तरीके के आर्टिकल या कोई डिबेट या कुछ भी पब्लिश करता है या हाई कोर्ट की दी हुई जजमेंट को क्रिटिसाइज करता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, किसी आर्टिकल के अंदर, किसी न्यूज चैनल के अंदर, किसी मीडिया में, ठीक है, तो उसको कोर्ट का अपमान या अवहेलना माना जाएगा। और अगर कोर्ट का अपमान या अवहेलना होती है तो ऐसी स्थिति में अदालत के द्वारा उनके ऊपर जो न्यायपालिका की अवहेलना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसका जो है दोष लगाया जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धाराओं के तहत केस चलेगा। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट करती है उसके काम पर क्वेश्चन नहीं आप कर सकते हैं पब्लिकली या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। इवन इट कैन नॉट बी डिस्कस इनसाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द पार्लियामेंट। ठीक है, ऑल राइट।
यहां तक क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं यहां तक. I hope all the students who are online today, or those who are listening this session on live, they don't have any doubt, and all the doubts are resolved and solved. If you feel any difficulty in any topic, you can ask me immediately. Okay. तो बोध जी का डाउट आ रहा है. देन वी सर प्लीज कंप्लीट दिस डाउट क्वेश्चन. ठीक है, तो बोध जी पूरा डाउट लिख दीजिए. ओके, तो आ जाइए अब अपने टॉपिक की तरफ फिर से वापस लौटते हैं. मे बी यू डोंट हैव एनी डाउट. ठीक है, सभी के सभी चीजें क्लियर चल रही हैं. तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? सबसे निचली जो अदालतें हैं उन्हें सबॉर्डिनेट कहा जाता है. ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है. इसे पार्ट 6 में रखा गया है. किस में रखा गया है? पार्ट 6 और चैप्टर 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल्स कौन से यूज हुए हैं? 233 से लेकर के 237 तक. यहां पर इनको सबॉर्डिनेट कोर्ट की संज्ञा दी गई है. क्या कही गई है? ऊपर में स्क्रॉल कीजिए. हाँ जी, बताइए सर. अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कमेंट बॉक्स में ऊपर स्क्रॉल करना है. एक बार देख लेता हूं मैं. तो बोध जी, और तो कहीं पर भी कोई एज सच जो है वो आपका डाउट दिखाई नहीं दे रहा है. फिर भी एक बार अगर हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो पार्ट 6 में यानी चैप्टर 6 के अंदर आर्टिकल 233 से लेके 237 तक जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को रखा गया है. अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, आर्टिकल 233 के अंदर डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को समझाया गया है. डिस्ट्रिक्ट जजेस जो कि जिला लेवल पर या जिला स्तर पर अदालतों में न्याय प्रदान करने का काम करते हैं. ठीक है, या जिला स्तर पर जो जो जजेस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है. उनकी अपॉइंटमेंट का प्रावधान आर्टिकल 233 के अंदर है. साथ ही साथ अगर आप अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन की बात करें जजेस की, तो इन अ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर. ठीक है, यानी यहां पर जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेगा? गवर्नर करेगा. किसके साथ कंसल्ट करके? हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके. तो जो भी ट्रांसफर है या प्रमोशन है या अपॉइंटमेंट है, ये सब कौन करता है? हाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कौन करता है? गवर्नर करते हैं. किसके साथ डिस्कस करके? हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके. ठीक है, अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट के कंट्रोल की बात करें तो आर्टिकल 235 में इसके बारे में बात की गई है. हाई कोर्ट हैज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी प्रशासनिक नियंत्रण किसका है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर प्रशासकीय नियंत्रण किसका है? चलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? ये जिम्मेदारी सौंपी गई है किसको? हाई कोर्ट को. तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट अप होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथों में है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, तो आप आंख बंद करके सीधे हाई कोर्ट को मार्क करेंगे. ठीक है, एंड सुपरिटेंडेंट्स ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल सबऑर्डिनेट टू इट. और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनके अधीन जितनी भी जो है अदालतें या ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके ऊपर जो है हाई कोर्ट की सुप्रीमेसी रहती है. सुबोध जी का डाउट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 वी हैव राइट टू आस्क एन एक्सप्रेशन, देन हाउ कोर्ट कंटेम्प्ट हैपन, लाइक इट्स लाइक कॉन्ट्राडिक्शन. नो सॉरी, यहां पर आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा. अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, आपके पास राइट, फ्रीडम है किस चीज का? अच्छा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हाँ हाँ, सही बात है.
राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया है, लेकिन यहां पर समझिए कि जो हमारी जुडिशरी है उसको हम लोग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी मानते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी होने के साथ साथ जो हमारी जुडिशरी है उसकी फंक्शनिंग बहुत ही फेयर एंड फेयर होनी चाहिए, ठीक है, साफ और निष्पक्ष होनी चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है, इन केस देयर इज द क्वेश्चन पॉइंटिंग ओवर द जुडिशरीज डिसीजन, तो ऐसे में ये बताइए कि फिर ऐसे में जुडिशरी अपना काम इंडिपेंडेंटली कैसे कर पाएगी। अगर जुडिशरी ऐसे में अपना काम करती है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा सबऑर्डिनेट में कौन सा केस चलता है पूजा जी, उससे पहले एक बार सुबोध जी का डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो अगर सपोज सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और उस वर्डिक्ट को हर प्लेटफॉर्म पर फिर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और क्रिटिसाइज होने की वजह से अल्टीमेटली उस वर्डिक्ट को पब्लिक ने डोमेन में जो है, पब्लिक डोमेन में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको अलग अलग तरीके के उस पर डिबेट एंड डिस्कशंस हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपना काम स्मूथली बिना इंटरफेरेंस के नहीं कर पाएगी। तो आप सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को अपने आप ही जो है वो हैम्पर करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे। ऐसे में जो जुडिशरी है वो अपना काम निष्पक्ष तरीके से नहीं कर पाएगी, उसे अपना काम पब्लिक प्रेशर में करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमने अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन माना है, ठीक है। और इसीलिए अगर कोई उसके काम पर उंगली उठाता है, काम करने के तरीके पर उंगली उठाता है, और अगर वो इनवैलिड है, ठीक है, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, ठीक है। हाँ, इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय कोर्ट, तो यू कैन अप्लाई फॉर रिव्यू, ठीक है। आप रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू पिटिशन को जो है वो फाइल कर सकते हैं और उस जजमेंट को एक बार रिव्यू करवा सकते हैं, बट आप उसको पब्लिक डोमेन में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यह आपके राइट का कोई वायलेशन नहीं है, बल्कि ये प्रोटेक्शन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन से केसेस चलते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट में सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ही केसेस चलते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट में सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ही केसेस को चलाया जाता है। Clear, sir. Thank you for the warm guidance. I'm grateful for that. Thank you so much and most welcome, सुबोध जी। अगर ऐसा कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। ऑल राइट, तो पूजा जी का डाउट है कि कौन से केसेस को सबऑर्डिनेट कोर्ट में चलाया जाएगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट में देखिए पूजा जी, जैसे आपने एक बहुत ही फेमस मूवी है, ठीक है, जॉली एलएलबी, सबसे पहला वाली जो मूवी है उसमें यही दिखाया गया है, द लोएस्ट कोर्ट, ठीक है, द लोएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है या कोई सिविल जो ऑफेंस होता है तो उस मैटर को सबसे पहले कहां इनिशिएट किया जाता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है। तो चाहे मैटर सिविल हो या मैटर क्रिमिनल हो, तो द फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट, देन हाई कोर्ट एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट। ऑल राइट, चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंस डॉक्ट्राइंस एंड कॉन्सेप्ट्स। जुडिशरी के रिगार्डिंग ना कुछ डॉक्ट्राइंस एंड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ना कुछ केसेस, कुछ डॉक्ट्राइंस को हम स्किप नहीं कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन को लेकर के बहुत बार डिबेट होती रही है कि मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर के तहत किन किन चीजों की बात की जाती है, और बेसिक स्ट्रक्चर के केस को सबसे बेहतर समझाया था। मैंने आपको फंडामेंटल राइट के टाइम पे ही बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को सबसे बेहतर समझाया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में, ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये संत आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सेन का नाम है केशवानंद भारती। इनका नाम क्या है? केशवानंद भारती जी। इन्होंने 1973 में स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट एक जो है पिटिशन फाइल किया था, और ये चैलेंज किया था कि क्या अंडर आर्टिकल 368, क्या अंडर आर्टिकल 368 बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को रिमूव किया जा सकता है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स फॉर्म द
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज को लेकर के एक चैलेंज किया गया था यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को क्या गवर्नमेंट चेंज कर सकती है? गवर्नमेंट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 368। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है 368 जो पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये उसको अमेंड कर सकते हैं या उसमें संशोधन कर सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा मेरे बच्चों? ऐसे में सरकार अगर चाहे तो वो संविधान के साथ छेड़छाड़ बड़े पैमाने पर कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या दिया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अब यहां पर क्या है, पार्लियामेंट की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया। छीन क्या लिया जी? एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके डाउट पे आता हूं, है ना। तो यहां पर ये क्या कहता है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? देखो सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेटर भी कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो इंटरप्रेट करती है किन चीजों को? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आर्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल टर्म्स को इंटरप्रेट करने का काम किसे सौंपा गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब यहां पर क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हाँ, पार्लियामेंट अगर चाहे तो बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी, पार्लियामेंट अगर चाहे तो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, एसेंशियल फीचर्स को छेड़छाड़ किए बिना, ठीक है। यानी इट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इंक्लूड्स फीचर लाइक सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे एसेंशियल फीचर क्या है? सबसे एसेंशियल फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान सर्वोपरि है, ठीक है। दूसरा क्या है? रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर माना गया है। इसके अलावा एसेंशियल फीचर क्या है? सेक्युलरिज्म, कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है। इसके अलावा क्या बताया गया है? फेडरलिज्म, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? जो हमारा फेडरल करेक्टर है, उसी को ही हम वैसे सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर ही पढ़ते हैं, फेडरल करेक्टर को, कि स्टेट की अलग ड्यूटी है, जो है सेंटर की अलग ड्यूटी है, एग्जीक्यूटिव की अलग ड्यूटी है, लेजिस्लेचर की अलग ड्यूटी है, जुडिशरी की अलग ड्यूटी है। सो एवरीबडी हैज देयर ओन रोल टू प्ले। इसी को फेडरलिज्म कहा गया, और फेडरलिज्म हमारे पार्लियामेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसीलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम अर्थात गवर्नमेंट, यूजिंग आर्टिकल 368। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि आर्टिकल 368 का यूज करते हुए आप क्या नहीं कर पाओगे? आप बेसिक फीचर्स और एसेंशियल फीचर्स को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है इसके अलावा? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ठीक है। पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है एग्जामिन करने की। किस चीज को एग्जामिन करने की? किस चीज को एग्जामिन करने की? कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है तो उसकी लीगल वैलिडिटी को एग्जामिन कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसको इनैक्ट करने से पहले, उसको लागू करने से पहले, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उसको एग्जामिन कर सकती है। रिसेंटली आपने यूजीसी वाला जो पूरा का पूरा एक सेकेंड, यूजीसी को लेकर के जो बहुत बड़ा अभी डिस्प्यूट चल रहा था, जो डिस्कशन चल रहा था कुछ समय पहले तक, उसको लेकर के आपने जरूर कहीं ना कुछ सुना ही होगा। हर किसी को इसको लेकर के अलग अलग ओपिनियन थे। एवरी पर्सन हैड डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग दिस एक्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? इसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए स्टे कर दिया है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को अगर दिखता है कि कोई भी चीज जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो नहीं है, या वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उसके ऊपर स्टे लगा दे, ठीक है।
या उस कानून को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, इट इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 131 से लेके 136 तक, 143, 226, 227 जो है, और एंड 246 डील विद द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म किसे कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जुडिशियल एक्टिविज्म किसे कहते हैं? बताइए, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट बता दीजिए। बताइए फटाफट। देखिए, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये एक तरीके से क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म एक टूल है जो प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है। किस चीज में, किसका रोल प्ले करता है? प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी। प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी किस चीज को लेकर के प्रोएक्टिव रोल जो है वो अपनाती है जुडिशरी? यहां पे कंपेल करती है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को, कंपेल करती है, मजबूर करती है किसे? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को टू परफॉर्म देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। ठीक है, ताकि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को सही तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, कौन सी ड्यूटी है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के पास कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है? ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है? प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ सिटीजन एंड लेट। ठीक है, और इसी जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत एक जो कह सकते हैं आप जुडिशियल टूल हमारे पास आया है, लीगल टूल हमारे पास आया है, पावर हमारे पास आई है, वो क्या है? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टूल है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अब आगे समझेंगे PILs के बारे में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लॉ फॉर पीपल नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, अब चलिए आ जाइए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या कहता है? PIL जो है ये कोर्ट में फाइल की जाती है, किस लिए कर सकती है? प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को। द कॉन्सेप्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय जस्टिस PN भगवती। PIL के कॉन्सेप्ट को किसने प्रोड्यूस किया था? देखिए ये आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा, इसलिए से बेहतर तरीके से। सुरुचि सिंह का कहना है पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, ये सुनिश्चित करने के लिए। बहुत बढ़िया, एकदम उचित आपने कहा। ठीक है, पार्लियामेंट अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म करे, यही सुनिश्चित करने के लिए जो है इसे लाया गया था। अब फटाफट PIL जो है, PIL को लाने वाले कौन थे? PIL के कॉन्सेप्ट को देने वाले कौन थे? फटाफट, इस कॉन्सेप्ट को बच्चों इंट्रोड्यूस किया था जस्टिस PN भगवती जी ने। ठीक है, ओके। ठीक है, अब यहां पर क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। इफ अ पार्ट ऑफ statute is declared unconstitutional, only that part becomes void and rest of the it continues to be valid provided the invalid part is severable from the rest। ठीक है, क्या कहता है? अगर किसी भी कानून का कोई भी पार्ट जो है वो क्या है, बताइए फटाफट। अगर कोई भी पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को कट डाउन कर दिया जाएगा, और बचा हुआ कानून अगर जो और रेस्ट ऑफ द लॉ अगर सही है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो उस उस खराब पार्ट को, या कह सकते हो आप, एग्जैक्टली द वर्ड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट जो है उसको कट डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है? अगर कोई भी लॉ है inconsistent with fundamental rights is not null and void ab, ठीक है, initio it becomes overshadowed or eclipsed by the fundamental right, however the eclipse is removed and the law becomes operative again if the relevant fundamental right is amended or removed from the constitution। यहां पर ये क्या कह रहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है कि अगर कोई भी नया लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को एक्लिप्स करता है, ढकता है, कवर करता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, उस पूरे कानून को आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। आप ऐसे में क्या करेंगे? आप उस एक्लिप्स यानी वो क्लॉज
उस प्रावधान को हटा देंगे जिस प्रावधान की वजह से वो फंडामेंटल राइट जो है वो ढक रहा है, छुप रहा है, वायलेट हो रहा है। उस क्लॉज को आप रिमूव कर देंगे और रिमूव कर देने के बाद से फिर से आप उस कानून को लागू करेंगे, ठीक है। और इससे वो रेलेवेंट फंडामेंटल राइट भी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और उस कानून को भी पूरी तरीके से नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा रीसेंट करंट्स की तरफ देखें, तो रीसेंट करंट्स में हमें क्या देखना है, चलिए। पहला, सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हमें ट्रेंड करना होगा, गवर्नमेंट को ट्रेंड करना होगा, किसे, जुडिशियल ऑफिसर्स को। किसको? जुडिशियल ऑफिसर्स को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड 2 डिस्ट्रिक्ट जजेस फ्रॉम कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली टू अंडरगो अ 7-day ट्रेनिंग एट दिल्ली जुडिशियल एकेडमी। अच्छा, अब ये बताइए डीजेए, ये डीजेए कहाँ है? इसका फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली जुडिशियल एकेडमी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया किनको? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया किसको? 2 डिस्ट्रिक्ट जजेस को। किनको? 2 डिस्ट्रिक्ट जजेस को। कौन से हाई को, कौन से कोर्ट के? कड़कड़डूमा कोर्ट के 2 जजेस को जो है डायरेक्ट किया और कहा कि वो 7 दिन के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है, अटेंड करें। कहां पर? दिल्ली जुडिशियल एकेडमी में, ठीक है। The order came after SC criticized their mechanical reasoning in granting bail in a cheating case, stating that bail decision must be based on facts and conduct. The Chief Justice of Delhi High Court was requested to make arrangement for the training, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट, सॉरी, कड़कड़डूमा कोर्ट के इन 2 जजेस ने एक चीटिंग केस में गलत तरीके से डिसीजन सुनाया। फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में नहीं रखते हुए उन्होंने गलत ग्राउंड्स पर यह डिसीजन सुनाया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम को रीजॉइन करने का आदेश दिया। और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ऑर्डर किया कि वो इन लोगों की ट्रेनिंग के लिए, इन जजेस की ट्रेनिंग के लिए जितने भी नेसेसरी अरेंजमेंट है उनको प्रिपेयर करे, ठीक है। यानी द दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये ऑर्डर दिया गया कि वो जितने भी नेसेसरी अरेंजमेंट है उन्हें करेंगे, ताकि कड़कड़डूमा कोर्ट के जो 2 जजेस हैं वो कितने दिन के प्रोग्राम के लिए जा सके, ट्रेनिंग प्रोग्राम के 7 डेज के। कहा? दिल्ली जुडिशियल एकेडमी में, ठीक है। ये कब का करंट अफेयर है? 2025 का। अच्छा, इस करंट अफेयर यानी इस स्टेप से क्या आउटकम आएगा, मुझे कमेंट सेशन में बताइए। इसका क्या पॉजिटिव आउटकम हो सकता है जुडिशरी के अंदर इस इनिशिएटिव का, ठीक है। फटाफट बताइए, हम 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं। क्विकली, व्हाट इज द बेटर आउटकम of this decision given by Supreme Court for the judicial training program of 2 judges of Kadkaduma District Court, ठीक है। फटाफट 1 minutes time, 2 minutes time I'm giving all of you. बता दीजिए थोड़ा फटाफट से। Only this order was given. Why? थोड़ा कॉन्शियस की मदद से आपको ये आंसर करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इससे थोड़ी सी बेटर, ठीक है। तो आप आंसर कीजिए। Decision for all concerned should be less wrong and unauthorized decision, ठीक है, ठीक है। सुबोध जी का आंसर क्या है कि जितने भी जो कंसर्न्स हैं वो लेस रॉन्ग हो, डिसीजन मेकिंग में गलतियां कम हो और अनऑथोराइज्ड डिसीजन मेकिंग से बचा जा सके, ठीक है। और कोई, जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल है फटाफट फटाफट फटाफट
काइंडली सबमिट योर ओपिनियन ऑल्सो। देखिए एक बहुत कॉमन ओपिनियन पता है क्या है, क्यों ऐसा करती है कोर्ट, क्यों जुडिशरी का ये करना जरूरी है? सी, ताकि देखो जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल सिस्टम है हमारी एंटायर गवर्नेंस पैटर्न का, या कह सकते हो जुडिशरी पूरे डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इवन फॉर पब्लिक जस्टिस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर जुडिशरी इज गिविंग रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो ऐसी सिचुएशन में जानते क्या होता है, एक सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक, तो जुडिशरीज डिसीजन शुड बी परफेक्ट वन, ठीक है, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, सब कुछ ये परफेक्ट होनी चाहिए। और इसी रीजन से कोई भी जजेस अगर इनकेपेबल हैं किसी भी तरीके की जजमेंट के लिए, तो या अपने पद के लिए, तो उनको कुछ वापस से ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका होना चाहिए, सो दैट दे कैन परफॉर्म द ड्यूटीज वेल। ठीक है, अब सुरुचि जी का कहना है बेल आसानी से मिल जाता है, जितने भी लूप होल्स हैं उन पे काम हो ये जरूरी है। तो ये देखो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रॉब्लम मान सकते हैं आप। लूप होल्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, या लूप होल जो है वो हमारे जितने भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर के लूप होल्स है। जुडिशरी तो जस्ट फॉलोइंग दोज लूप होल्स। बट हाँ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल में वैलिड चीजें हैं उनको एटलीस्ट सही तरीके से फॉलो किया जाए, इसका टेक केयर करना जरूरी है। तो बोध जी का कहना है बिकॉज ऑल शुड नो दैट नो वन इज सुपीरियर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली करेक्ट, नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। टू मेंटेन द डेकोरम एंड द प्राइवेसी ऑफ द वर्डिक्ट, शेखर कश्यप का जी का कहना है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको, उसकी प्राइवेसी और उसके डेकोरम को मेंटेन करने के लिए, हाँ दिस इज आल्सो करेक्ट। बट द हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट प्राइवेसी। लेकिन जो शेखर कश्यप जी का जो है वो कमेंट वैलिड होगा उस पॉइंट में जहां पर क्वेश्चन एक आया था अभी पीछे डाउट में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों लगाया जा रहा है, जब हमारे पास आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फिर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के डिसीजंस को की प्राइवेसी और उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ एक बेटर डेकोरम मेंटेन किया जा सके जिसके तहत जुडिशरी अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सुबोध जी का कहना है देयर इज इक्वल राइट फॉर एवरी सिटीजन। एग्जैक्टली करेक्ट, दैट्स व्हाई पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड टू मेंटेन लॉ ऑनेस्टली। एग्जैक्टली करेक्ट, पावर्स को डिसेंट्रलाइज इसीलिए किया गया है ताकि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। और इसीलिए पावर्स को बांटा गया है ताकि एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन किया जा सके। चेक्स एंड बैलेंसेस शुड बी देयर। ऑल राइट मेरे बच्चों, तो अब आते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट ऑफ पब्लिक? कौन से आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट हमारे राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट से सहायता मांग सकते हैं? ठीक है, या उन सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस किसी भी कानून के विषय में, तो दिस द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 143। अंडर आर्टिकल 143 द सुप्रीम कोर्ट एड्स एंड एडवाइजेस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, एड्स एंड एडवाइजेस टू द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ पब्लिक मैटर्स और एनी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल केस। ठीक है, अगला आर्टिकल, who appoints the judges of Supreme Court and High Court? The President of India. This is very easy question. ठीक है, the President of India appoints the judges of Supreme Court and High Court. What is the retirement age of judge of High Court? देखिए यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, दो चीजें हैं। 60 तो देखो किसी की भी नहीं होती है, 68 भी किसी की नहीं होती है। कंफ्यूजन यहां पर क्या है, 62 एंड 65। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, 65, और हाई कोर्ट की कितनी है, 62। ठीक है, हाई कोर्ट की जजेस की 62 एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए 65। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय
द सुप्रीम कोर्ट इन विच लैंडमार्क केस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला केस केशवानंद भारती केस ही आएगा, जहां किसकी बात हो रही है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात हो रही है। सो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, today's DHCJJA session is the best session. Thank you so much, sir. Most welcome, Shekhar ji. ठीक है, most welcome. All right. I आपको ये इतना बेहतर लगा, इतना अच्छा लगा, सुनकर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी। ठीक, we ensure कि in further sessions also we maintain our quality and the content at same level, बल्कि इससे बेहतर देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट इज ड्राइव फ्रॉम इट्स स्टेटस एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है किस चीज की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में पनिश करने की, वो कहां से आती है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत आती है। ठीक है, चलिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम विद द एम ऑफ, पीआईएल्स को क्यों लाया गया था, क्या एम था? ठीक है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस टू द मार्जिनलाइज्ड एंड वीकर सेक्शन, कमजोर से कमजोर तबके को भी जो है न्याय हासिल हो सके, जस्टिस मिल सके, इसी पर्पस और इसी एम को लेकर के पीआईएल्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, चलिए, the law declared by Supreme Court is binding on all courts within the territory of India। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 141 में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या उसकी डायरेक्शन पूरे इंडिया की पूरी जुडिशरी में बाइंडिंग होगी, यानी इट इज कंपल्सरी टू फॉलो बाय ऑल दी जुडिशियल बॉडीज ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हाई कोर्ट्स पावर टू इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 226। अपने पहले सेशन से मैं ये आर्टिकल रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की जो ताकत है वो कौन से आर्टिकल से आई है? 226 से, और ये क्या है? वाइडर है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नैरो और वाइडर आता है। द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एम आई करेक्ट? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस जो अभी आपने करे, ठीक है, these all questions are important with their articles also. These articles should be, you all should remember these articles also. ठीक है, तो इसी के साथ जो जुडिशरी का हमारा कॉन्सेप्ट है, जो जुडिशरी का हमारा चैप्टर था इंडियन पॉलिटी से, जिसमें हमने कवर किया सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स, उसकी कंपोजिशन, उनके टेन्योर, उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस के कॉन्सेप्ट को, उनके सभी जुरिस्डिक्शंस को, साथ ही साथ हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट को डिस्कस किया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्राइंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। करंट अफेयर का एक फैक्ट जो बहुत ही रिसेंट में इंपॉर्टेंट आया था जुडिशरी को लेकर के, उसे हमने कवर किया, और 8 MCQs हमने यहां पर कवर किए। ठीक है, सर इनकी पीडीएफ अटैच मिलेगी टॉपिक के साथ? जी जरूर, आपको टॉपिक्स के सेशंस के बाद आपको जो है ये स्लाइड्स आपको आपके ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में भी। वेरी सून वी गोना प्रोवाइड दी स्लाइड्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज हमने जुडिशरी को कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, तो जल्द ही हम अब बढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के टॉपिक की तरफ। तो अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टेटरी बॉडीज के टॉपिक को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तब तक जो है आप लोग इन सभी रिकॉर्डेड सेशंस को जरूर सुनिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे कोशिश कीजिएगा कि वो लाइव सेशंस को भी अटेंड करें फॉर बेटर इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।